अगर आप दूसरा करें तो आप वेरिएंस, अगर आपका मतलब नॉन सिग्निफिकेंट आ गया है तो इसका मतलब है कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है और अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हुआ है, तो आप वेरिएंसेस एज्यूम्ड वाली रो में देखते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स में इसी तरह आपके अगर नॉर्मेलिटी के जितने टेस्ट हैं वो अगर सिग्निफिकेंट आ जाएं तो आपका डेटा नॉर्मल नहीं होता, मतलब नॉट आ जाता है। और अगर आपके नॉन सिग्निफिकेंट नॉर्मेलिटी के टेस्ट आ जाएं स्टैटिस्टिक्स में तो वो मतलब डेटा नॉर्मल होता है। मतलब ये चीजें आपकी स्टैटिस्टिक्स में हम ज्यादा पढ़ते हैं साइकोलॉजी के डिसिप्लिन में। एजुकेशन के स्पेसिफिकली मैंने कुछ आर्टिकल्स देखे हैं और कुछ कंसल्टेंसीज आई हैं, तो मैंने ये नोट किया है वो नल हाइपोथेसिस फार्मूलेट करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम वेलकम, कोई मसला नहीं। लास्ट लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो हम आगे चलते हैं। मुझे लतीफ आप इनेबल कर दें स्क्रीन शेयर के लिए। ओके सर, जी सर सर, वो कर सकते हैं। दो टर्म सर अभी ग्रुप में भी डिस्कशन हो रही थी, उस पे इम्पैक्ट और इफेक्ट का थोड़ा सा समझा रहे सर, फिर कंटिन्यू करें। हाँ, इम्पैक्ट का ये है कि इम्पैक्ट हम जब मतलब कोरिलेशनल रिसर्चेस कर रहे होते हैं ना, रिकमेंडेड है कि आप इम्पैक्ट की टर्म यूज करें जब आपकी रिसर्च एक्सपेरिमेंटल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको एजुकेशनल इंटरवेंशन बनाई है आपने, ठीक है, वो एजुकेशनल इंटरवेंशन आप यूज कर रहे हैं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, तो अब आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल उस इंटरवेंशन का नाम है एजुकेशन इम्प्रूवमेंट इंटरवेंशन। तो अब आप उसका कहेंगे इफेक्ट ऑफ एजुकेशन इम्प्रूवमेंट इंटरवेंशन ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आप देख रहे हैं एकेडमिक स्ट्रेस का एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर असर, अब देखें आप एकेडमिक इम्प्रूवमेंट इंटरवेंशन का भी असर देख रहे हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, लेकिन आप वहां पे इंटरवेंशन दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पे आप इफेक्ट की टर्म रिकमेंडेड है यूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरे में जहां पे आप एकेडमिक स्ट्रेस का देख रहे हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर, वो असर आप कोई एक्सपेरिमेंटली या कोई मैनिपुलेशन के तहत नहीं कर रहे, तो इसलिए वो आपका इफेक्ट नहीं यूज होगा, इम्पैक्ट यूज होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम वेलकम। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ, नहीं तो हम जी जी नहीं बताएं। सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। क्लियर है, मतलब गुड। जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और रेप्लिकेट करेंगे अपनी एक्सपेरिमेंट को, तो वहाँ पे हम इम्पैक्ट यूज करेंगे। हाँ, जहाँ पे आप कोई इंटरवेंशन लगा रहे होंगे, मतलब कोई इंटरवेंशन जब आप लगा रहे होते हैं, जब इंटरवेंशन का असर देख रहे हो तब आप इफेक्ट यूज करते हैं। जब ओके, आप इंटरवेंशन का असर ना देख रहे हो, एक वेरिएबल का असर देख रहे हो, तब आप इम्पैक्ट यूज करते हैं। तो ओके सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है लतीफ, या कोई डिबेट हुई हो उसमें कोई क्वेश्चन जो है ना आया हो? अस्सलाम नहीं तो वालेकुम हम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने अपना टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करना था, वो क्लास के एंड पे करें या अभी स्टार्ट में कर लें? जी आप कर लें ताकि मैं उसको फिर आगे क्लास को लेके चलो। जी करें आप। ओके सर, एक्चुअली ना मेरा ये फर्स्ट टाइम है थीसिस का काम करते हुए, तो मुझे ऐसे टॉपिक सिलेक्शन में मसला आ रहा था। मेरा जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया था वो बेसिकली था कि इम्पैक्ट ऑफ इंटर पेरेंटल रिलेशनशिप ऑन लाइफ स्किल्स एंड मेंटल हेल्थ। अभी पॉपुलेशन पेरेंटल रिलेशनशिप विद लाइफ सेटिस्फेक्शन, लाइफ स्किल्स एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है। अब सर जब मैं आपको उसी लैंग्वेज में, थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में बताऊंगी जैसे मैंने कोई अपने मसला टीचर नहीं। से डिस्कस किया था, क्योंकि मेरा भी बिल्कुल स्टार्टिंग है। अब सर ने मुझे कहा था कि आपने ना फाइंड आउट करके आना है कि लाइफ स्किल पे कौन सी चीजें उसको इम्पैक्ट अफेक्ट करती हैं, जैसे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो लाइफ स्किल्स को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। जो मैंने लिटरेचर सर्च किया उसमें मुझे दो चीजें नजर आई जो लाइफ स्किल को ना ज्यादा इफेक्ट करती हैं। एक पेरेंटिंग
और पेरेंट्स की एजुकेशन भी। और फिर सेकंड था कि हमारी जो एजुकेशन है जैसे लाइफ स्किल प्रोग्राम्स वगैरह वो अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ स्किल्स को। लाइफ स्किल्स मोस्टली डेवलप होती हैं एडोलसेंट एज में, जब बच्चे 10 to 19 को एज में। तो सर अब मुझे बेसिकली अब समझ नहीं आ रही मैं अपने टॉपिक को ना स्पेसिफाई कैसे करूं। आपने क्या स्पेसिफाई करना है इसमें? सर आपका मतलब लाइफ स्किल, मतलब देखें लाइफ स्किल के बारे में एक चीज आपने खुद मुझे बता दी है, जी ये एडोलेसेंट में डेवलप होती है। हाँ जी। अब आप दोनों पॉपुलेशन ले सकती हैं एज पर माई कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ योर टॉपिक, बट लिटरेचर मतलब आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में बताएगा। मेरी कंसेप्चुअलाइजेशन के मुताबिक आप, अगर आपका मकसद ये है कि उनकी लाइफ स्किल्स किस तरह डिवेल्प हो रही हैं, जी तो आपको एडोलेसेंट लेने चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि उनकी जो लाइफ स्किल्स वो सीख चुके हैं, तो आप एडोलेसेंट की एज के बाद किसी भी थ्योरेटिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो अडल्टहुड की एज है, जो यंग अडल्ट्स की एज है, वो ले। ताकि जी फॉर एग्जांपल कोई इस पे सबसे बड़ा मसला ये हो सकता है कि हो सकता है कि आपका जो रिसर्च है वो इंटरपेरेंटल रिलेशनशिप का आप इफेक्ट देख रही हैं, तो आपकी रिसर्च में कोई ऐसा हो जो डिलेड माइलस्टोन के साथ हो। सही है। जाहिर बात है आप 12 से 18 साल के लोग लेंगी। अब जी 12 से 18 साल के लोग जो एडोलेसेंट में आते हैं, उनमें देखिए 12 साल के लोग अभी तक लाइफ स्किल्स उस तरह नहीं सीख चुके होते जैसे 18 साल के सीख चुके होते। हाँ जी तो दोनों पर्सपेक्टिव हैं, आप दोनों पर्सपेक्टिव अपने टीचर के साथ डिस्कस करें। इंटरपेरेंटल रिलेशनशिप, आपका नाम क्या है? मुजना। हुसना, आप कहाँ किस इंस्टीट्यूट से हैं ताकि मुझे अंदाजा हो जाए? फिर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। फैसलाबाद से हैं, ठीक है। वहां पे ना नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे ज्यादा काम करते हैं। एमएस से हैं आप? हाँ जी। ठीक है। एचओडी के साथ थीसिस नहीं कर रही आप? नो सर। ओके ओके, मैं मजीद नहीं पूछूंगा, बस मैं ये वैसे ही मतलब पूछ रहा था। जी ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पे ये है कि आपका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लाइफ स्किल की ना थ्योरी पढ़ें। हाँ जी मतलब आपका डीवी हो गया, अब लाइफ स्किल के ऊपर थ्योरीज पढ़ें। उनमें से देखें बेस्ट वन थ्योरी कौन सी है, और उस बेस्ट वन को आप किसी सिस्टमैटिक रिव्यू में डाल के देखें। सिस्टमैटिक रिव्यू ऑन आगे थ्योरी का नाम, ठीक है। ठीक है। उस थ्योरी पे पढ़ने के बाद जब आप पढ़ लें, उसे सही समझ लें, उस पे पढ़ें क्रिटिसिज्म। ठीक है। ठीक है, क्रिटिसिज्म पढ़ के अब आप देखें उस क्रिटिसिज्म को उस थ्योरी में आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि उसमें इमोशनल फैक्टर मिसिंग है, कोई कहता है सोशल फैक्टर मिसिंग है, कोई कहता है फैमिलियल फैक्टर मिसिंग है। मैं एक बात कर रहा हूँ, जी तो अब आप देखें कि उस पे कोई ना कोई आप उसकी बेस पे उसका फैमिलियल फैक्टर इंट्रोड्यूस करें उस थ्योरी में। इस तरह आपकी एक कोई थ्योरी एक्सटेंड हो जाएगी जी और आपका टॉपिक भी बड़ा जबरदस्त बन जाएगा, थ्योरेटिकल ग्राउंड्स पे होगा। अब मैं आपको बता दूं इंटरपेरेंटल रिलेशनशिप में मैं आपको बता दूं कि आप ना ऐसा करें, पहले लें पर्सनालिटी ट्रेट्स, फिर लें इंटरपेरेंटल रिलेशनशिप, फिर लें आप लाइफ स्किल्स। जी मतलब मैं एक बता सकता हूँ आपको, लेकिन इस पे फिर आपको थ्योरी नहीं मिलेगी। हाँ जी फिर आप मतलब कोई थ्योरी कहीं से ट्रिम करेंगी, कहीं से क्या करेंगी, फिर टॉपिक भी अजीब सा बन जाएगा। इस तरह कोई एक और वेरिएबल घुसेड़ने से बेहतर है अगर आपके पास टाइम है तो आप थ्योरी देखें जैसे मैंने बताया लाइफ स्किल पे, और उस थ्योरी में आपको पॉपुलेशन का भी अंदाजा हो जाएगा। उस थ्योरी में आपको फिर आप उस थ्योरी के फिर फैक्टर्स देखें। और यहाँ पे एक बात तमाम मतलब पार्टिसिपेंट के लिए, सम टाइम इतना ओपनली एलैबोरेटेड कंपोनेंट नहीं होते जिसकी बेस पे, मतलब फॉर एग्जांपल आप इंटरपेरेंटल रिलेशनशिप की बात कर रही है ना, तो हो जी सकता है वहां पे इंटरपेरेंटल रिलेशनशिप की डेफिनेशन दी गई हो, तो जी आपने उस चीज को खुद अंडरस्टैंड करना है थ्योरी में कि ये इंटरपेरेंटल रिलेशनशिप की बात हो रही है। सम टाइम सर ऐसा जैसे होता है। इसमें बेसिकली जो थ्योरीज वगैरह आती है मतलब उसमें मॉरल डेवलपमेंट, सोशल कॉग्निटिव या सोशल लर्निंग थ्योरीज, इन पे अब मैं करूँ नेक्स्ट? सोशल स्किल्स, लाइफ स्किल्स का आप बता रहे थे ना? हाँ जी
इस पे आप गूगल करेंगे तो आपको बड़ी थ्योरीज मिल जाएंगे। जब मैंने गूगल किया था मतलब मुझे मतलब यही मिली थी जो से रिलेट कर रही इनसे। ये देखें इस पे वो कुछ मैं अभी सर्च किया ऑनलाइन, तो इस पे लाइफ स्किल पे बहुत काम हुआ है। आप इस पे थोड़ा सा सर्च करें, आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे, कोई ना कोई इस पे मॉडल मिल जाएगा, फ्लो चार्ट मिल जाएगा। उसको फिर आप देखें, पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से देखें तो आपको उसमें कोई ना कोई बेटरमेंट मिल जाएगी। आप थेरीज ढूंढें, उनमें से थेरी फाइनल करें, ये ज्यादा सूटेबल है। मतलब लाइफ स्किल्स की ही आप देखें, ठीक है। सही है, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है? वो अफशीन का मैसेज आया हुआ है। अफशीन, आज हमारे डिपार्टमेंट में एक्चुअली मीटिंग थी, तो मैं सुबह 10 बजे से अभी तक वहीं पे था। तो आप एक स्टूडेंट ने मुझे एक पार्टिसिपेंट ने मुझे भेज भी दिया ड्राफ्ट, वो मैं आज शाम को चेक कर लूंगा। तो आपने ईमेल पे क्या मुझे व्हाट्सएप पे भेज देती? ईमेल पे सम टाइम पता है क्या होता है, मैं फॉर एग्जांपल कहीं कहीं भी मुझे टाइम मिला है तो मैं उसे गो थ्रू कर लेता हूँ व्हाट्सएप पे। अब ईमेल का ड्राफ्ट मुझे लैपटॉप पे खोलना पड़ता है। नेक्स्ट कैंडिडेट, किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है या हम आगे चलें? सर किसी का क्वेश्चन नहीं है, आप आगे ओके, चलते गुड। हैं। जिस तरह हमने कल बात की थी कि आप क्वालिटेटिव सॉरी वो जो है ना चलते हैं अपने कोरिलेशन के हाइपोथेसिस, उसी तरह आप प्रेडिक्शन के साथ जो है ना रिग्रेशन बेस हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसमें मतलब आप जैसे स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, हो रही है। सर आज हम हाइपोथेसिस को ही कंटिन्यू करेंगे। जी जी, हाइपोथेसिस अभी बहुत आगे है। हाइपोथेसिस ओके सर। हाइपोथेसिस कंप्लीट करके हम हाइपोथेटिकल मॉडल आज ड्रा करना सीखेंगे। ओके सर। तो ये मतलब अब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव और मतलब वो चीजें तो सीख ली थी। मतलब अगर सब स्केल कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, उसी तरह आपने उसका हाइपोथेसिस बनाने हैं। अभी बहुत बड़ी रिसर्च का फ्लॉ है, आप सब सुन लें। मतलब वैसे इसको हमारे जो काइंड सुपरवाइजर हैं वो नहीं मानते समटाइम। अगर आपकी रिसर्च में मीडिएशन और मॉडरेशन रन हो रही है तो आप अपने रिसर्च में रिग्रेशन बेस्ड हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे, क्योंकि दरअसल जो सिंपल जिस फिलॉसफी पे मीडिएशन और मॉडरेशन काम कर रहे होते हैं वो आपके रिग्रेशन इक्वेशन, जो काम आप रिग्रेशन में करते हैं। मतलब अगर आपने 5 सीढ़ियां चढ़नी है, मैं आपको आगे थ्योरेटिकली बताऊंगा, अभी कंसेप्चुअली थोड़ा सा लेमैन टर्म में बता रहा हूँ। आपने 5 सीढ़ियां चढ़नी है तो रिग्रेशन ऐसे है कि आप पहले 3 सीढ़ियां चढ़े हैं, फिर उतरे हैं, फिर 5 सीढ़ियां चढ़े। जब आपने 5 सीढ़ियां मुसलसल ही चढ़ ली तो आपको 3 सीढ़ियों का क्या फायदा? तो जब आपने एक उसी का एडवांसमेंट देख रहे हैं और उसी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मीडिएशन और मॉडरेशन की के एनालिसिस में मिल रही है, तो आपको ना ही रिग्रेशन बेस्ड हाइपोथेसिस बनाने का फायदा है, ना ही रिग्रेशन बेस्ड एनालिसिस करने का फायदा है। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं कि आप फिर भी आपका सुपरवाइजर जो चाहता है उसके पास अल्टीमेट पावर है। अगर आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं, अगर आप एकेडमिक राइटिंग नहीं कर रहे तो फिर आप मतलब ये चीज कंसीडर जरूर करें, ठीक है। तो ये हमारे पास सर इसको थोड़ा सा काइंडली रिवाइज कर दें कि आपने बोला कि अगर हमारी रिसर्च के अंदर मीडिएटर या मॉडरेटर है तो हम फिर रिग्रेशन बेस हाइपोथेसिस नहीं बनाते, यानी कि हम रिग्रेशन उसमें नहीं फाइंड कर सकते। जी मैं इससे थोड़ा सा आपको बताता हूँ, मुझे जस्ट 1 मिनट दें ताकि मैं ना जी जी सर, आपको श्योर। स्क्रीन के जरिए बता दूं।
अब मेरी न्यू स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर, हो रही है। रिग्रेशन पता है क्या है? ये रिग्रेशन है। ठीक जो सिंगल हेडेड एरो है ना, ये रिग्रेशन है। ठीक इसका हो गया मतलब है सर। आईवी का इंपैक्ट डीवी के ऊपर। अब ठीक हो देखिए, गया। ये दरअसल मॉडरेटर का मॉडल है, जी मॉडरेशन का सर। मॉडल है। जी सर। अब इसका दरअसल ये रिसर्च बेस्ड मॉडल था। ये देखें, आपको आईवी का इफेक्ट भी डीवी पे नजर आ रहा है, यस मॉडरेटर का सर। इम्पैक्ट भी डीवी पे नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप पहले क्या करते हैं, ये वाले दो एनालिसिस करते हैं, यस सर। फिर आप ये दो एनालिसिस के साथ ये वाला भी करते हैं। तो जब आप एक ही साथ ये कर रहे हैं, तो मुझे बताएं ये वाला जो करने की जरूरत है। नो सर। मतलब दोबारा मैं रिपीट करता हूं, दरअसल आप देख रहे होते हैं ये टॉपिक है हेल्थ बिलीफ सोशल सपोर्ट का इम्पैक्ट देखना, हेल्थ प्रमोटिंग लाइफस्टाइल पे, क्योंकि जैसे आपके हेल्थ के बिलीफ हैं वैसे आपका हेल्थ प्रमोटिंग लाइफस्टाइल होगा अगर सोशल सपोर्ट होगी तो। ठीक है, अब मेरी बात सुने। आप एक दफा कह रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ बिलीफ एंड सोशल सपोर्ट ऑन हेल्थ प्रमोटिंग लाइफस्टाइल, और दोबारा आप कह रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ बिलीफ सोशल सपोर्ट एंड यस सर। इंटरेक्शन ऑफ हेल्थ बिलीफ एंड सोशल सपोर्ट ऑन हेल्थ प्रमोटिंग लाइफस्टाइल। तो यस आप सर। अगर डिफिकल्टी में ना जाएं, आप देखें रिग्रेशन वाली ये दो चीजें हैं, आईवी और मॉडरेटर। यस आप सर। इनका पहले इंडिविजुअली इफेक्ट देखते हैं, फिर आप इन तीनों का भी इफेक्ट देखते हैं, तो ये रेप्लिकेशन हो जाती है रिजल्ट्स की। ठीक 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 ठीक, सही हो गया। तो थ्योरेटिकली ऐसे है, लेकिन क्योंकि हमने शुरू से देखा है बुजुर्गों के थीसिस में रिग्रेशन रन हुआ था, तो आप भी करवाते हैं। सही है। ठीक, मैं थ्योरेटिकली आपको बताता हूँ, बाकी गलत सही और आपकी सुपरवाइजर की सजेशन आपके साथ होती हैं। मैं आपको चीजें जो मतलब लॉजिकली गलत हैं वो बता देता हूँ, बाकी जो है आप देख लें। ठीक, यस सर। नेक्स्ट हम चलते हैं, अपना प्रीवियस डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। मैं अभी आपके साथ मॉडरेशन का एक यूनिवर्सल हाइपोथेसिस शेयर करता हूं, फिर मॉडरेटर, यहाँ पे मॉडरेटर का मतलब है नेम ऑफ मॉडरेटर। ओके सर। बात समझ आ गई? यस सर। अब आपने इसका मतलब अब आपने इसको देख लिया है, इसमें कोई आपको बात समझने वाली है तो बताएं। मैं एक फिर आपको, ये यूनिवर्सल है, अब मैं आपको एक बताता हूँ, मतलब इसी तरह बना के। जो हमारा मॉडल आपने देखा था उसमें सोशल सपोर्ट जो था वो मॉडरेटर था। यार मैं सोशल सपोर्ट नहीं ऐड करता, मैं सोशल सपोर्ट मॉडरेटर है। एकेडमिक स्ट्रेस, मैं थोड़ा एजुकेशन को टच देता हूँ। एकेडमिक स्ट्रेस आईवी है और एकेडमिक परफॉर्मेंस डीवी है। ओके सर। ठीक है, अगर इसका हाइपोथेसिस बनाना हो तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये देखिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये जर्नल हमारे पास हाइपोथेसिस था, ये देखिए सोशल सपोर्ट को मैं यहाँ से करूंगा कॉपी,
मॉडरेटर की जगह डाल दूंगा। अब आईवी की जगह मैं आईवी को डाल दूंगा। ये तो आ गया ना हमारे पास। ईपी की जगह मैं ईपी को डाल दूंगा। ये है पास तैयार हो गया आपका। यस सर। इन रिलेशनशिप, सॉरी, इन बिटवीन भी लिख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन भी लिख सकते हैं। कंफ्यूजन है ठीक, नहीं तो फिर मैं मीडिएटर का हाइपोथेसिस बनाना सिखाता हूँ। ठीक है सर। नेक्स्ट चले मीडिएटर का। यस सर। पहले इसी तरह जेनरिक बना देता हूँ, आईवी, नेम ऑफ आईवी, लाइक टू हैव इनडायरेक्ट, इफेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इम्पैक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल में हम नहीं ज्यादा लिखते। मैं दोनों लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर। ओके, अब इसी को हम दोबारा लिखते हैं। सोशल सपोर्ट की बजाय मैं कहता हूँ क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप। ये हमारे पास क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है मीडिएटर है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आईवी। अब इसको जनरल हाइपोथेसिस को हम बनाते हैं स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। एपिडेमिक स्ट्रेस आईवी है तो एपिडेमिक स्ट्रेस, फिर हमें डीवी चाहिए तो डीवी टू एपिडेमिक परफॉर्मेंस, मीडिएटर चाहिए तो क्वालिटी ऑफ स्लीप हमारे पास मीडिएटर है। यस सर। ठीक है। यस सर। सर ये जब आप मीडिएटर की बात कर रहे हैं तो आपने इनडायरेक्ट लिखा है, तो हम यही वाली बात, इनडायरेक्ट वाली बात हम मॉडरेटर के केस में नहीं लिख सकते? मॉडरेटर में दरअसल हम इंटरेक्शन देख रहे होते। ठीक। आईवी मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसकी अगर कॉमन एग्जांपल दूंगा ऐसे लेमन टर्म में कि आप ना दो, एक है चपेड़ मारना, यस सर। एक है घुसंड मारना। ये दोनों, एक चपेड़ मारना है आईवी, यस सर। घुसंड मारना है मॉडरेटर। इफेक्ट देख रहे हैं फिजिकल पेन पे, तो यस सर। मॉडरेटर है चपेड़ और घुसंड मिला के इफेक्ट देखना। सही। मतलब चपेड़ का इफेक्ट, घुसंड का इफेक्ट, और चपेड़ और घुसंड का इफेक्ट। मैं सॉरी, मैं लेमन टर्म में बता रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, ताकि ये आप लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। दरअसल मॉडरेटर आपका इंटरेक्शन देखता है आईवी और मॉडरेटर का, ठीक। कि आईवी और मॉडरेटर का अगर मिला दिया जाए तो आईवी का जो असर है वो कितना बचा है। ठीक। और दूसरा मीडिएटर दरअसल होता है कि क्वालिटी ऑफ स्लीप, इसकी ना चार अजम्पशन होती हैं कि आपका आईवी जो है ना टीवी को प्रेडिक्ट करता है, आईवी मीडिएटर को प्रेडिक्ट करता है, मीडिएटर डीवी को प्रेडिक्ट करता है, डीवी सॉरी आईवी डीवी को प्रेडिक्ट करता है वाया मीडिएटर। ये इसलिए इनडायरेक्ट इफेक्ट। ठीक। दरअसल मीडिएशन ये है, इफेक्ट ऑफ, इम्पैक्ट ऑफ
या इफेक्ट ऑफ आईवी ऑन मीडिएटर ऑन डीवी थ्रू मीडिएटर। यस सर। गॉट इट। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ ले मुझसे। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। नो सर, किसी का क्वेश्चन नहीं। जी किसी का क्वेश्चन नहीं है सर। ओके। इसी तरह हम फिर कुछ लोग यहाँ पे हम डिफरेंसेस के हाइपोथेसिस की बात करते हैं। डिफरेंसेस के हाइपोथेसिस में कुछ कंसर्न्स ये हैं कि आप मतलब जैसे अगर डायरेक्शनल बना रहे हैं डिफरेंसेस का हाइपोथेसिस तो आप मेंशन करें कि आपका मतलब जेंडर डिफरेंसेस देख रहे हैं तो मेन का स्कोर ज्यादा किस पे होगा। अच्छा यहाँ पे एक बात गौर से सुननी है, हमारे पास 3-4 टर्म्स हैं जो यूज होती है हाइपोथेसिस में और ओवरऑल रिसर्च में। एक मेन वेमेन है, एक गर्ल्स बॉयज हैं और एक हमारे पास मेल फीमेल है। ऐसे है ना। आपने जब भी टर्म यूज करनी है तो आपने एज अप्रोप्रिएट टर्म यूज करनी है। मेल फीमेल लेस फोकस्ड एरिया समझा जाता है कि आप मेल फीमेल कोई आप ऐसी मतलब कैटेगरी ले रहे हैं जिसमें एडोलेसेंट भी हैं अडल्ट भी हैं तो फिर आप मेल फीमेल यूज कर लें। लेकिन अगर आप एक एज अप्रोप्रिएट ले रहे हैं फॉर एग्जांपल अप टू एडोलेसेंट आप गर्ल्स बॉयज यूज करेंगे। ठीक होगा। मतलब कुछ थ्योरी के मुताबिक एडोलेसेंट 18 साल तक होते हैं। ठीक। और फिर 18 साल से जो अबाव पॉपुलेशन है उनके लिए आप मेन एंड वेमेन की टर्म यूज करें। यस सर। ठीक है। मेल और फीमेल की आप टर्म लेस मतलब फोकस्ड है अनटिल अनलेस कि आप कोई क्रॉस स्टेजेस जिसमें गर्ल्स बॉयज और मेन वेमेन आ रहे होते हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। हाँ ये हमारे पास नॉन डायरेक्शनल कंपैरेटिव हाइपोथेसिस स्टेट करने का वे है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको हमने इस वे में नहीं करना चाहिए, हमें मतलब जेंडर का हमें क्या पता कि ट्रांसजेंडर ले रहे हैं मैन ले रहे हैं वमेन ट्रांसजेंडर मल्टीपल टाइप्स है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप एलैबोरेट करके लिख दे जो कैटेगरीज, लेकिन दोनों नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन एक मतलब ये ज्यादा रिकमेंडेड है, मैं इसे ग्रीन हाईलाइट कर देता हूँ। हम फिर नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शनल। सर जो देयर इज अ रिलेशनशिप होता है वो भी नॉन डायरेक्शनल में आता है?
नहीं नहीं, वो आप लिख सकते हैं देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ there is a positive relationship, there is likely to have a positive relationship of academic stress and मतलब aggression. यस तो सर। देयर का मतलब नहीं है, वो तो देयर इज सेंटेंस की फॉर्मुलेशन के लिए लिखा है। नहीं सर, ये आपने यहाँ पर तो डिफरेंट लिख दिया ना, डिफरेंट स्कोर्स। अगर हम जस्ट ना हाँ, पॉजिटिव लिखें या डिफरेंट नेगेटिव स्कोर से लिखें। लिखा है। देखें, आप मुझे कहीं पे ये नहीं बता सकते कि डिफरेंट स्कोर से क्या मतलब किन लोगों में ज्यादा है। यस सर। आप बता सकते हैं कि मैन में ज्यादा है या वेमेन में। अब मैं नो डायरेक्शनल सर। बना रहा हूँ, देखिए। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं, आप डायरेक्शन स्पेसिफाई। यस सर। फॉर एग्जांपल ये है। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि कहीं पे ऐसा हो कि कुछ वेरिएबल में मैन ज्यादा हो, कुछ में वेमेन ज्यादा हो। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये डिफरेंसेस के हाइपोथेसिस हैं। तो होप सो आप डिफरेंसेस के हाइपोथेसिस फार्मुलेट कर लें। ऐसे है ना। यस सर। हम अब जब आपके हाइपोथेसिस कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप करते हैं एक, मुझे डॉक्यूमेंट शेयर करने दें प्लीज। तो मैं आपको बताता हूँ ये आवाज किसकी आ रही है। काइंडली ये थोड़ा सा फिर रिकॉर्डिंग में कंप्लेन आती है कि शोर आ रहा है। अब ये नजर आ रहा है आपको। आपने जब हाइपोथेसिस फार्मुलेट कर लेने, तो आपने अपने हाइपोथेटिकल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की हेडिंग हम देते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट देती हैं। तो आपने मॉडल का नाम, जो मॉडल का नाम है, अगर मॉडरेशन है तो मॉडरेटर, मतलब हाइपोथेटिकल मॉडरेशन मॉडल ऑफ, आगे डीवी का नाम लिखें। हाइपोथेटिकल मॉडरेशन मॉडल ऑफ डीवी का नाम लिख रहा है। देखिए यहाँ पे डीवी लिखा हुआ है, हेल्थ प्रमोटिंग लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे डीवी हेल्थ प्रमोटिंग लाइफस्टाइल ऑफ ज्यादा रिकमेंडेड होता है। आप पूरा लिख दें, ठीक है ना। ओके सर। तो यहाँ पे ये जो मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका मॉडल है। कि आपने मॉडल कौन सा लेना है। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे मैं रेड हाईलाइट कर देता हूँ, और इसे मैं ग्रीन शेड कर दे, सॉरी ब्लू टाइप शेड कर देता हूँ। ये आपका पॉपुलेशन। देखिए अब हमें पता चल रहा है कि आप किस चीज का मॉडल चेक करें। अब मैं कर दूं हाइपोथेटिकल मॉडल, किसी चीज का पता चलता है? नहीं चलेगा। नो सर। इसलिए हमें हाइपोथेटिकल मॉडल बताना है। अब जो मॉडरेशन है उसके दो मॉडल बनते हैं। एक रिसर्च बेस्ड मॉडल होता है, एक स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है। जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ये हमारे पास रिसर्च बेस्ड मॉडल है, और ये वाला आपके ओके। पास स्टैटिस्टिकल मॉडल है। ओके सर। ये हम तब यूज करते हैं जैसे आप अगर कोई आर्टिकल देखें तो इस तरह की पिक्चर बनी होती है और इन पे कुछ वैल्यूज होती हैं, बीटा डेल्टा आर स्क्वायर, बीटा डेल्टा आर स्क्वायर, बीटा डेल्टा आर स्क्वायर, मतलब इस तरह की वैल्यूज यस होती सर। हैं। ये है इमर्ज्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल के लिए यूज होता है। ये आपका रिसर्च बेस्ड मॉडल है। ठीक हो गया सर।
ये सर येलो कलर चेंज कर दे, नजर नहीं आ रहा बिल्कुल सर यहाँ पर, वो रिकॉर्डिंग में फिर शायद वो कहें कि येलो कलर सर ये ना नजर नहीं आ रहा बिल्कुल। मैं येलो को चेंज कर देता हूँ। यस सर। ठीक है, यस सर, अब ठीक है। अब ये एक रिसर्च बेस्ड मॉडल, मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिकल बेस्ड, ये सिंपल मीडिएशन का मॉडल है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात देखिएगा, यहाँ पे ये आईवी हो गया, ये डीवी हो गया, ये मॉडरेटर हो गया, ये कोवेरिएट्स हैं। डेमोग्राफिक सर, कोवेरिएट्स होते हैं आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिनको आपने स्टैटिस्टिकली कंट्रोल करना होता है। यस सर। मतलब आईवी और आपके स्टडी वेरिएबल, मीडिएटर या मॉडरेटर के अलावा वो वेरिएबल जो आपकी स्टडी को इफेक्ट कर रहे हो, हमें ये परसीव होता है शायद मैक्सिमम कि ये डेमोग्राफिक होते हैं, ये साइकोग्राफिक भी हो सकते हैं, मतलब ये प्रॉपर वेरिएबल भी हो सकते हैं। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, ये हमें लिटरेचर से पता चलता है, आपको लिटरेचर बताता है कि एज का डिफरेंस आ रहा है, मैरिटल स्टेटस का डिफरेंस आ रहा है, फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस आ रहा है, ये सारी चीजें आपको लिटरेचर बताता है। ये हमारे पास है हाइपोथेटिकल, देखें ये मीडिएशन मॉडल का नाम है, आगे डीवी है, इसके आगे पॉपुलेशन। ठीक है, ये आईवी, ये मीडिएटर, ये डीवी, ये आपके कोवेरिएट्स। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन था मेरा। जी अफशीन, दोनों एक ही हैं जी, करेंट क्वेश्चन। सर ये चूंकि जो है मीडिएशन वाला, ये जो आईवी है ये जो हमारा मीडिएटर उसको करेगा, और जो मीडिएटर है वो आगे डीवी को करेगा, तो ये आईवी और डीवी डायरेक्ट भी यहाँ पर हो रहे होते हाँ, हैं? ये देखिए ये जो एरो का साइन है ये दरअसल यही बता रहे हैं, आईवी प्रेडिक्ट डीवी, आईवी प्रेडिक्ट मीडिएटर, मीडिएटर प्रेडिक्ट डीवी, ये तीन अजम्पशन है। चौथी अजम्पशन मीडिएशन के, आईवी प्रेडिक्ट्स डीवी थ्रू मीडिएटर। ठीक हो गया सर। आगे हमारे पास थोड़ा सा ये, अगर आपको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, ना है तो कोई मसला नहीं। दरअसल ये थोड़ी सी एडवांस चीज है, मीडिएटेड मॉडरेशन और मॉडरेटेड मीडिएशन। जब आपका ये ग्रुप में भी क्वेश्चन था क्या एक मॉडल में एक मीडिएटर और एक मॉडरेटर हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएबल एज अ मीडिएटर और वही वेरिएबल एज अ मॉडरेटर नहीं हो सकता। हाँ, एक से ज्यादा वेरिएबल हैं तो उनमें से हो सकता है एक मीडिएटर हो, एक मॉडरेटर हो। यस सर। ठीक, अब अगर आपका इस पे डिफरेंट कंसेप्चुअलाइजेशन है, लेकिन रीसेंट जो कंसेप्चुअलाइजेशन वो ये है, अगर आपका मॉडरेटर, इन्हें कहते हैं पाथ्स, ये जो एरो है इन्हें क्या कहते हैं? पाथ्स। यस सर। एस्टिमेट भी कहते हैं, पाथ्स भी कहते हैं। अगर आपका मॉडरेटर मीडिएटर के तमाम पाथ्स पे इफेक्ट नहीं कर रहा इसकी तरह, यस सर। तो वो आपका मॉडरेटेड मीडिएशन है। अगर तमाम पाथ पे वो इफेक्ट नहीं कर रहा तो मॉडरेटेड मीडिएशन। अगर वो तमाम पाथ पे कर रहा है तो वो मीडिएटेड मॉडरेशन। ठीक आपको सुनने में दोनों टर्म सेम लगेंगे। यस सर। लेकिन ये थोड़ा सा आप कंसेप्चुअलाइज करेंगे, ये एक स्लाइड भी दी हुई है तो आपको समझ आ जाए। यस सर। अब मैं आपको कंसेप्चुअलाइज कराता हूं। अब देखिए, एटीट्यूड अबाउट एक्सरसाइज सबका पॉजिटिव होता है, शायद Yes, sir. प्लानिंग भी लोग कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि फीमेल हमारे इन्वायरमेंट में, मुल्तान में फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, तो उतना ओपनली एक्सरसाइज बिहेवियर परफॉर्म कर सकती है? नो सर। गुड, मतलब यहाँ पे आईवी ये है, डीवी ये है, तो इनके दरमियान जेंडर क्या कर रहा है? मॉडरेट कर रहा है। यस सर।
या मॉडरेटेड मीडिएशन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। आप मुझे बताएं, आप सब सोचिए एक मिनट कि आपके बैरियर्स है, मतलब आपके पास लैक ऑफ टाइम है, लैक ऑफ स्किल्स है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है। ये 3 बैरियर है। आपके पास पैसे नहीं है जिम करने के, आपके पास स्किल्स नहीं है जिम करने के लिए, और आपके पास टाइम नहीं है जिम करने का। तो आपका पॉजिटिव एक्सरसाइज के बारे में जितना भी हो, पॉजिटिव ख्याल हो, आपके प्लानिंग को इफेक्ट करेगा ना। यस इन सर। 2 चीजों के दरमियान आपका बैरियर आपको इफेक्ट करेगा ना। जी जी बिल्कुल सर। और जब आपकी अगर जो थोड़ी बहुत प्लानिंग बनी भी है, तो वो प्लानिंग और बिहेवियर में भी आपका बैरियर इफेक्ट करेगा ना। यस सर। तो आप मुझे बताएं कि आपका जो ओपिनियन है वो चीज और आपका एक्सरसाइज का बिहेवियर इफेक्ट होगा। यस सर। तो अब आपको देखें, ये जो तमाम पार्ट्स पे इफेक्ट कर रहा है, ये आपका मीडिएटेड मॉडरेशन है। यस सर। यहां तक किसी को कोई बात समझ आई है तो पूछ ले। सर ये जो आपने बताया अभी अभी कॉन्सेप्ट दिया है, इसका यूज अभी हो रहा है या अभी नहीं होता, यानी कि पीएचडी लेवल पे ओ होगा? यार, बहुत एडवांस यूज हो रहे हैं अब तो, मतलब आप मॉडरेटेड मॉडरेशन आ गई है, बड़े चीजें आ गई। ये तो मैं सिर्फ ओवरव्यू करा रहा हूँ। कम्प्लेक्सिटी इतना आ गई है कि हम मतलब बड़ी कम्प्लेक्सिटी आ गई है। ठीक। जहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट मतलब मैं सॉरी, क्लास ये नहीं है कि 6:30 हो गए मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं वैसे खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 6:30 बजे यहाँ से निकलना है, वरना मेरा इरादा था। एक तो टॉपिक हमारा वाइंड अप हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड के बारे में, और मेथड से पहले मैं सैम्पलिंग स्ट्रेटेजीज कुछ बेसिक्स ही डिस्कस करूंगा, ओवरव्यू दूंगा, और सैंपल साइज कैलकुलेट कैसे करते हैं और सैंपल साइज की रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। फिर हम पूरा मेथड, इफेक्टिव मेथड राइटिंग्स क्या है वो देखेंगे। ओके सर। यहां तक किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप कह सकते हैं, स्लाइड्स और डॉक्यूमेंट में शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। सर जियाउर रहमान का क्वेश्चन है। जी जियाउर रहमान। सर काइंडली ये बताइए, ये जो हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, जी तो सर क्या 2 थ्योरीज या 2 मॉडल्स को हम एट अ टाइम यूज कर सकते हैं एज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जी। 2 से ज्यादा हो? स्ट्रांग स्ट्रांग रीजन होनी चाहिए। मतलब हम ये ना हो कि आप मतलब एक थ्योरी का एक पार्ट उठा लो विदाउट गिविंग द रीजन कि आप दूसरे पार्ट को क्यों छोड़ रहे हो। मैं थोड़ा सा अपना रिसर्च से इसको रेफर कर रहा हूँ सर। जी जी। सर फर्स्ट मेरे पास मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एज अ फैक्टर ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। जी जी। तो सर जो हमारा एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके इफेक्ट को हम एजुकेशन ट्रिपल बॉटम लाइन एक मॉडल है, उसके थ्रू हम वो उसको स्टडी कर रहे हैं कि क्या उस मॉडल में ये अपना इफेक्ट जो है या इम्पैक्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म करवा रहा है या नहीं। ठीक है सर। और दूसरा जो हमारे जो थ्योरी है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें हम लीनियर थ्योरी यूज करेंगे कि एजुकेशन डायरेक्टली ये एज अ फैक्टर ये ट्रांसफॉर्म करेंगे सोसाइटी को टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। तो सर हमारे पास 2 मॉडल, एक तो हमारा वो एजुकेशनल ट्रिपल बॉटम लाइन मॉडल जो है वो हमारा मॉडल आ गया, और साथ में ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी भी आ गई। तो दोनों को हम एट टाइम या सिमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं एज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। आप उसके रीजन दें कि मतलब ये जो थ्योरी है, दरअसल ये इसका हमें ज्यादा पता तब तब चलेगा, अच्छा जब हम इसके साथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी को साथ लगा के चेक करेंगे और इसका एक्सटेंडेड एक मॉडल बनेगा। जाहिर बात है, आप जिस तरह का मॉडल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस तरह का एक मॉडल बनाएंगे तो आप उसको मतलब एक्सटेंडेड कह सकते हैं, या 2 थ्योरी का, फॉर एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड थ्योरी की इंटीग्रेटेड कह सकते हैं। ओके सर, मतलब हमारे पास रूम है इसके लिए कि हम यूज हाँ करें। रूम है, लेकिन रीजन डेवलप करना बहुत जरूरी है कि आप उसके ठीक। रीजन डेवलप करें कि ये देखें इस पे जो वो है
ये सिंगल फैक्टर बता रहे हैं और इसका कोई मतलब फायदा नहीं है अनटिल अनलेस जब उसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन ना देखें। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी लगानी है। तो लिटरेचर जब रिव्यू किया गया तो जो आप थ्योरी ट्रांसफॉर्मेशन की बता रहे हैं वो बेस्ट थ्योरी है। तो इनको जब रिसर्चर इज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द इंटीग्रेशन रिजल्ट, इंटीग्रेटेड रिजल्ट ऑफ दीज मॉडल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर, जियाउर रहमान का ये हैंड रेस था बस। नेक्स्ट है जना, काइंडली रिपीट वंस अगेन मॉडरेटर एंड आईवी के साथ इम्पैक्ट टीवी पे देखते हैं। काइंडली रिपीट वंस अगेन मॉडरेटर एंड आईवी का एक साथ इम्पैक्ट। ये इंटरेक्शन होता है अफशी, अगर आप इंतजार करें तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा इजिली समझा सकूंगा। दरअसल जैसे मैंने आपको बताया है कि आप फॉर एग्जांपल, मैं इसको और वे में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप एक शख्स को सीबीटी अप्लाई कर रहे हैं, मेडिकेशन नहीं दे रहे, सीबीटी का डिप्रेशन पे इम्पैक्ट देख रहे हैं और मॉडरेट कर रही है मेडिकेशन, ठीक है। अब एक दफा सीबीटी का इम्पैक्ट डिप्रेशन पे, मेडिकेशन का इम्पैक्ट डिप्रेशन पे, सीबीटी विद मेडिकेशन का इम्पैक्ट डिप्रेशन पे, तो सीबीटी विद मेडिकेशन इंटरेक्शन है और यही मॉडरेटर होता है। थैंक यू। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है? नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो नाइस। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।